वेलकम ऑल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। भाई स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करना क्या होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है री। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब ही होता है होना। फिर से किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, बनाना है, अरेंज करना है, ताकि वो फिर से वैसा ही हो जाए जैसा शुरुआत में था। होता क्या है बेसिकली, अगर हम आपको बताएं तो जो नए हैं वो समझिएगा कि आपके पास एक पैराग्राफ है। दिस इज अ पैराग्राफ दैट यू आर गिवन। एक पैराग्राफ आपको दिया गया। अब इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, जो पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पर्टिकुलर लिखा हुआ जो है रिटन जो थिंग्स है, इन पर्टिकुलरली इन चीजों को दे आर डिवाइडेड इनटू 1 to 5 different sentences, 6 different sentences or 8 different sentences. I mean to say that you have 1 to 6 different sentences or 8 different sentences which are interconnected. सारे sentences एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। अब आपको बोला जाता है कि आप इन सेंटेंसेस को मैच करके एक ऐसे कोहेरेंट पैराग्राफ बनाइए जैसा एज इट वाज बिफोर द जंबलिंग, राइट? जंबल फॉर्म बनाने से पहले जो था वैसे इसको बना देना है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोला है? इसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। और इसी रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इसी रीअरेंजमेंट को बोलते हैं पैराजंबल्स। ठीक है, पैराजंबल्स मतलब रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? पैराजंबल्स। याद रखने की चीज क्या है, जरा उस चीज को समझते हैं। The most important thing to remember here is how to tackle such questions if asked in examination. If you talk about the SSC exams, then you are given it is not A, it is 1, A, B, C, D and this is 6. This is how the questions are given in SSC examination. What is this meant? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वहां पे जो फर्स्ट और जो सिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट और सिक्स जो सेंटेंस है आपका, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ऑलरेडी क्या है? फिक्स्ड है। इसकी पोजीशनिंग आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं उसको रेस्ट की पोजीशनिंग हम चेंज कर सकते हैं। इन सभी की पोजीशनिंग चेंज करेंगे और इन्हीं को पेयर करके बनाना होता है। और हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं कि भाई ए बी सी डी लगाएंगे, सी डी ए डी लगाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। एंड द क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। क्वेश्चन जो होते हैं आसान होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑप्शन मिला, आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द बैंकिंग एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट डिफरेंट केस। बैंक एग्जाम में क्या होता है? आपके पास ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ sentences मिला, sometimes E तक के F तक, sometimes G और H as well, right? So you have sometimes 1 to 6 sentences, 1 to 5 sentences or 1 to 8 sentences which are interconnected and you have to join all the sentences to make a coherent paragraph here. So सबसे पहले तो ये important चीज ये है कि इसमें सारे किसी भी सेंटेंस को फिक्स नहीं किया जाता है। सारे सेंटेंसेस जो है जंबल फॉर्म में होते हैं और ये फिक्स नहीं होते हैं, जिसके कारण हम सारे सेंटेंस को हमें अरेंज करना पड़ता है। अंडरस्टूड है? तो आज हम डिस्कस करेंगे इससे टिप्स एंड स्ट्रेटजी, कैसे हम अप्रोच करेंगे, क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, स्पेशली जब आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं तब। डन? चलिए तो डिस्कस करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन को। ठीक है, तो आ जाते हैं। पहला जो सेक्शन आज जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है लैंग्वेज स्किल। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? लैंग्वेज स्किल। में लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। लैंग्वेज के अंदर हमारी आती है क्या? वोकैबुलरी, मतलब वोकैबुलरी अच्छी करने की जरूरत होगी, राइट? हमारी रीडिंग एबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, मतलब रीडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वोकैबुलरी रीडिंग अच्छी होगी तो हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू गुड एट रीडिंग, you can qualify, you can do it very smartly and get the marks that you are given. आप अच्छे मार्क्स यहाँ से fetch कर सकते हैं कब? If you are good at reading, and reading के लिए क्या चाहिए? vocabulary, reading, और क्या चाहिए? structured thinking की जरूरत होती है। structured thinking मतलब आपको स्मार्टली सोचने की जरूरत है, स्ट्रक्चर जानना जरूरी है।
और लॉजिक भी रिक्वायर्ड होता है, मतलब इतना सारा जो पार्ट है रिक्वायर्ड है इफ यू वांट टू गो फॉर rearrangement of sentences. Am I clear to all of you? Come on, समझना है, बहुत ही सिंपल सी चीजें आपको बता रहा हूं मैं, इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको देखना होगा कि क्या मैं करंट अफेयर्स जानता हूं कि नहीं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है करंट टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड? करंट टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई करंट टॉपिक में पता होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं और ये आपके लिए हो जाता है आसान, है कि नहीं? आइए हम बात करें कैसे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको वो है पहला इनिशियल सेंटेंस को फाइंड आउट करना। इनिशियल सेंटेंस को फाइंड आउट करना, बिकॉज़ क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं, इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर पैराग्राफ, द पैराग्राफ स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। ये होता है ना भाई, एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, मिड ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप कनेक्टर्स की यूज करते हैं, कनेक्टर्स यूज करते हैं जिसको आप बोल सकते हैं कनेक्टिव्स होता है, एंड द लास्ट ऑफ इट इज कंक्लूजन। यही होता है, बस कुछ नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि यही तरीका है क्वेश्चन को टैकल करने का, इंट्रोडक्शन, कनेक्टर एंड द कंक्लूजन। इफ यू रियली आइडेंटिफाई द वर्ड्स आप बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी यहाँ पे आप पेयर वर्ड्स को फाइंड आउट कीजिए और क्वेश्चन को बना सकते हैं डायरेक्टली। बहुत सारे रूल्स हैं जिसके अनुसार हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन करके सारे रूल्स हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूं। तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो जो पहला सेंटेंस होता है जिसको होता है ना इनिशियल सेंटेंस होता है, इनिशियल सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इज एन इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन होता है। किसका इंट्रोडक्शन होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक होता है, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी आइडिया का इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी प्लेस का इंट्रोडक्शन हो सकता है। कैन बी प्लेस, पर्सन, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक डेफिनेशन के जैसा लग रहा है, पर्सन, प्लेस और थिंग को क्या बोलते हैं, उसके नाम को बोलते हैं नाउन। मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट विद अ नाउन। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होना चाहिए? नाउन से, मतलब पहला सेंटेंस नाउन से स्टार्ट हो सकता है। और ये नाउन कैसा होना चाहिए, सोच समझिए, ये नाउन होना चाहिए इंडिपेंडेंट। कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना तो फिर क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि कई नाउन हो सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट नाउन दैट विल कंटिन्यू द सेंटेंस। सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नाउन इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो नाउन को हमको फाइंड आउट करना है और नाउन से मिलते जुलते वर्ड भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं जेरेंट कैन स्टार्ट अ सेंटेंस, इन्फिनिटिव कैन स्टार्ट अ सेंटेंस। तो भाई ये सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? क्लियर है? एक बार फटाफट देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट जहां पे आपको देखना होता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब हुआ मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक। भाई जो भी मेन आइडिया होगा ना उसकी अराउंड हर बातें घूमती है। बात क्लियर है? अगर हम बात करेंगे रामायण की तो रामायण में क्या होता है, हर बात घुमा फिरा के अयोध्या और राम के बीच में गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सेंट्रल थीम थे वो कौन थे, राम। तो भाई यहाँ पे क्या है, आपको सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करना है, उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर बात पहले वाले सेंटेंस की कनेक्टिव्स को समझना है। कनेक्टिव्स को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे है वो आप क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी क्या होता है, कभी क्या क्वेश्चन क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि 1982 में काम हुआ, एक लिखा रहता है 1988 में काम हुआ और आजकल ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले पुराने वाले को उठाना है, उसके बाद वाले को उठाना है और उसके बाद वाले को उठाना है और जो आज हो रहा है उसको उठाना है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, क्रोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टाइम, तो टाइम की स्टडी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो टेंस आता है वो होता है पास्ट टेंस। सेकंड जो टेंस आता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस और लास्ट में जो टेंस है हम मेंशन करते हैं वो कौन होता है, फ्यूचर टेंस। मतलब ये हुआ भाई कि आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
मतलब सबसे पहले ये वाला आएगा, तब ये आएगा, और टुडे कब होगा भाई, इस कंटेक्स्ट के अनुसार वो फ्यूचर हुआ। समझ में आ गई बात सभी को? तो ये ध्यान रखना है कि 1982 में ऐसा हुआ, 1988 में ऐसा हुआ, और आजकल ऐसा हो रहा है। तो आजकल विल बी कमिंग थर्ड पोजीशन। तो देखना होगा कि आज वाला थर्ड पोजीशन पे लिखा जाना चाहिए। फटाफट लिख लीजिएगा इसको। चलिए, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो वी डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। ये आर्टिकल एक वर्ड है ना जो नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए यूज होता है। आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन। तो एक सेंटेंस आपने जानता है, आप जानते होंगे कि आर्टिकल दो तरीके का यूज होता है। कैसे कैसे आर्टिकल होते हैं? द फर्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड डेफिनेट एंड द सेकंड आर्टिकल इज नोन एज इंडेफिनिट। यही होता है ना। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? आर्टिकल द, और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? आर्टिकल ए और एन। तो सिंपल सी भाषा में क्या समझना है, बड़ा ही आसान है। लिखना है कि इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। अब मैं लिखना चाहता हूं द स्टूडेंट इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। Am I clear to all of you? If not clear, let's understand how what I am trying to say. मेरे बोलने का मतलब है, पहले आपने लिखा है इंडेफिनिट आर्टिकल जो आप जानते नहीं हैं, जिन्हें बस बता रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली। तो आप लिख रहे हैं इंडेफिनिट फर्स्ट। तो पहले लिखा क्या जाता है? इंडेफिनिट, मतलब इसकी जरूरत होगी तो पहले आएगा। अगर एक ही नाउन है, यहाँ भी स्टूडेंट है और आप देखेंगे यहाँ भी स्टूडेंट है, एक जैसा नाउन अगर लिखा हुआ है, एक इंडेफिनिट है और एक डेफिनिट है, तो सबसे पहले लेंगे किसको? इंडेफिनिट वाले को, और सेकंड किसको लेंगे? डेफिनिट वाले को। है मैं क्लियर? तो पहले लेंगे किसको? इंडेफिनिट वाले को, सेकंड किसको लेंगे? डेफिनिट वाले को। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े? चलो फिर आगे देखो फटाफट क्या करते हैं। आगे वाला जो केस हमारा वो है आपका पॉइंट नंबर नेक्स्ट। कहता क्या है कि यू कैन नॉट स्टार्ट सेंटेंस विद अ कंजंक्शन। तो आप यह मेंशन कर सकते हैं कि कंजंक्शन स्टार्ट नहीं करता। कंजंक्शन डज नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस। स्टार्ट भाई सेंटेंस की शुरुआत करने का काम किसका नहीं है? कंजंक्शन का नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या करता है? कंजंक्शन एक कनेक्टर है। कंजंक्शन क्या है? कनेक्टर है जो ज्वाइन करता है एक सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, क्लाउज को एंड फ्रेजेस को, अलग-अलग वर्ड और फ्रेजेस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कंजंक्शन की जब हम बात करेंगे तो ज्वाइन करने का काम करेगा। इसका मतलब कि आप अगर ऐसे कोई वर्ड लिखते हैं, स्टिल, बट, whereas, while, however, nevertheless, इस तरह का वर्ड अगर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। दिस विल नॉट स्टार्ट द सेंटेंस, दिस सेंटेंस विल कम इन बिटवीन, मतलब ये बीच में आने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि अभी तक मामला क्लियर है। कंजंक्शन सेंटेंस की शुरुआत नहीं करता है, ध्यान देना है। अगली बात अगर हम करें तो जरा इसको ऊपर कर देता हूं, फिर हम बात यहां पे करते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो फिर देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूज द रिलेटिव प्रोनाउन। जब एक ही बता दूं मैं, इनको अगर आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। जब क्वेश्चन पे हम आएंगे, इतनी आसानी से बनाऊंगा, इतनी आसानी से क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक रूल से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट आई गारंटी यू, आराम से आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वी विल डू, आई शो यू हाउ टू डू इट, राइट। सो रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो जरा, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। मुझे छोड़ने वाले लाइक व्हाट का यूज करते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तुम का यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो भाई सबसे पहले क्या है कि इनके साथ जो वर्ब लिखा होता है, रूल क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब, सुनाई दिया क्या? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब डिपेंड करता है इसके पहले वाले एंटीसीडेंट पे। एंटीसीडेंट का मतलब होता है बिफोर। यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन आता है उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या? वर्ब। ये रूल है, आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पे। द वर्ब ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट एंड एंटीसीडेंट हियर इज सिंगुलर, देन द वर्ब इज सिंगुलर, प्लूरल, देन द वर्ब इज प्लूरल। एम आई क्लियर? डन? ओके, सो विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। जो मैं बोला उसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे होता है क्या ना, हमने क्या बोला कि जैसा केस होगा ना भाई वैसे ही एप्लीकेशन करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है व्हिच अट्रैक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अट्रैक्ट कौन सा फॉर्म है? गिवन है। इसका मतलब इसके पहले एक सेंटेंस है नंबर 1,
कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस होगा जहाँ पे इसका एंटीसीडेंट रखा होगा, स्टूडेंट्स होगा, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होगा, सिस्टम्स होगा, कुछ ना कुछ होगा। मतलब इतना है, इतना क्लियर है कि जहाँ पे बी सी डी ई एफ में जहाँ भी सेंटेंस एक होगा, उस सेंटेंस के लास्ट में कोई एक ऐसा वर्ड आया होगा जो प्लूरल होगा। क्या होगा भाई? प्लूरल नाउन होगा, जो जिसके बारे में विच बताता है। इसके बारे में कौन बताता है? विच बताता है। इसका मतलब विच का जो एंटीसीडेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पे छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पेयर को आइडेंटिफाई करना, पेयर को बनाना। अगर आप बना पाते हैं पेयर, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। क्लियर? आसान हो जाते हैं। You can do the question, you can solve the question very easily, very smartly. Now let's discuss some new point. Next point. The next point here is demonstrative words. देखो भाई, सबसे काम क्या करना? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स की अगर बात करें ना, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का क्या मतलब होता है? जैसे आपने लिखा है वर्ड दिस, उसका लिखा दैट, लिखा हमने दिस, फिर क्या लिखा हमने? दोस, फिर क्या लिखा? सच। इस तरह से हमने लिखा सर्टेन, है कि नहीं? इस तरह से हमने लिखा अनदर, इस तरह से लिखा फॉरवर्ड, इससे लिखा हमने बेटर। तो आप देखते हैं कि ये सभी जो वर्ड है ना, इसके पहले कोई कोई, इसके बाद कोई नाउन आता है। अगर ये नाउन आ रहा है, इसका मतलब सारे वर्ड डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। और अगर आपका ऐसा कहीं भी स्ट्राइक करता है, लिखा हुआ दिस सिस्टम, अगर लिखा हुआ है दिस सिस्टम, लिखा है दिस, ऐसे लिखा दिस सिस्टम हैज एडवांटेजेस, ऐसे लिखा इस सिस्टम एडवांटेजेस है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे सिस्टम लिखा है, कौन सा सिस्टम की बात कर रहा है, विच सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट। तो आप क्या करेंगे? उस सिस्टम को ढूंढेंगे। मतलब इसके पहले हमको सिस्टम चाहिए जो पॉइंट 1 में आएगा, तभी ये मतलब पॉइंट बी में आएगा। याद रखना है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद नाउन लिखा हुआ है सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, नहीं, कभी नहीं होगा। जब भी होगा केवल नाउन, एक नाउन पहले मेंशन होगा, उसके बाद यहाँ पे डेफिनेट वाला एडजेक्टिव यूज होगा, जो हम बात अभी कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर करेगा किसको? पहले वाले वर्ड को। क्लियर है? समझ लो, क्लियर है ना? क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में 3 चीजें आएगी, याद रखना क्या रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखो मैं 2 चीजें हैं। पहला बात है कि हमने एसबीआई लिखा और हमने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ आए? कुछ नहीं करते इसमें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं बट समझना है जल्दी। तो एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखो ऐसा है कि एसबीआई का मतलब कुछ हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो आप एसबीआई के पीछे नहीं भागेंगे, सबसे पहले किसके पीछे भागेंगे? इंजॉब के लिए भाग सकते हो, ठीक है? तो भाई आपको सबसे पहले भागना पड़ेगा फुल फॉर्म के पीछे। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में फुल फॉर्म लिखा हो और उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हो, तो सबसे पहले फुल फॉर्म, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म जिसको एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, उनका एप्लीकेशन किया जाता है। फर्स्ट ए वाला आएगा, सेकंड ए वाला आएगा। नोट कर लो फटाफट, समझ में आ गई होगी बात की पहले फुल फॉर्म आएगा, उसके बाद ही हमारा कौन सा फॉर्म आएगा? शॉर्ट फॉर्म यूज होना चाहिए। एम आई क्लियर? ये बता दो भाई, क्लियर हो? समझ में आ गई बात पूरी? तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। दूसरी बात आप समझते होंगे कि नाउन और प्रोनाउन का रूल आपने पढ़ा होगा। ये रूल है, आपको समझना है कि नाउन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन। किसके बदले में आता है? नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन। मतलब अगर यहाँ पे मैं राहुल लिखा हूँ, तो कहीं ना कहीं राहुल के बारे में लिखा होगा तो इस लिखा होगा, कहीं ना कहीं ही लिखा होगा। अपनी समझना है, ही मतलब उसका पॉजिटिव केस है, और ये हमारा ही केस के लिए लिखा है, राहुल के लिखा है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखा। वही अगर कहीं पे दे लिखा है तो ये सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। याद रखना है, प्रोनाउन डज नॉट स्टार्ट द सेंटेंस। प्रोनाउन सेंटेंस की स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ कोई ना कोई प्लूरल नाउन का एसोसिएशन होगा, जो कि आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो आप उस नाउन को ढूंढेंगे, उसके बाद ये वाला लिखा है स्टूडेंट्स को दिया गया, दे खुश हुए, तो पहले क्या होगा? स्टूडेंट्स को दिया गया, उसके बाद लिखना होगा दे बिकेम हैप्पी। तो हमारी बात, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सेंटेंस रिअरेंज करके क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना? समझ आ रहा है क्या करना? ऐसे ही करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको, जो मैचिंग वर्ड होते हैं ना, मैचिंग वर्ड,
जो वर्ड एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं, उनको ना एक दूसरे के आसपास रखते हैं, ठीक है, उनको प्लेसमेंट करते हैं। मतलब आप देख सकते हो आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, आप उसको नेक्स्ट टू ईच अदर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ड जो मैच कर रहा है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा वही नहीं मैच कर रहा है, तो भाई चाहे तो ए वाला पहले आएगा या ए वाला पहले आएगा, दैट यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन डेफिनेट है कौन इनडेफिनेट है। जो इनडेफिनेट होगा पहले, डेफिनेट होगा बाद में यूज होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर पूरी बातें क्लियर हो रही होगी। तो ऐसे करके हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हियर। नाउ एक हम क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसी रूल के अनुसार। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बोला गया कि आप सॉल्व कर दीजिए सर, तो मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल सी बात, आप ही को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखो जरा, आप इसमें से फाइंड आउट करो कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने का इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू मेंस के इकोनॉमिस्ट इट इज लिखा हुआ है। तो प्रोनाउन मैंने क्या बोला, प्रोनाउन डज नॉट स्टार्ट द सेंटेंस। प्रोनाउन जब आएगा तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेगा। इट इज मतलब किसके लिए बोल रहा है, तो इट इज मतलब सिंगुलर चीज के लिए बोल रहा हूं, सिंगुलर नाउन होना चाहिए तभी ये प्रोनाउन आ सकता है कि नहीं। यहां लिखा हुआ है 10। भाई एक बात और बताना भूल गया मैं कि जब भी कोई सेंटेंस में 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, है ना, इस तरह का वर्ड लिखा हो ना, इवेंचुअली लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, इनको सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। जनरली सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, इसलिए ये वाला दूसरा से शुरुआत नहीं करेगा और ये भी शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ। इस केस को देखेंगे तो आप नाउन से स्टार्ट करोगे, तो आपको देखना होता है कोई ना कोई आइडिया देने वाला जो इंट्रोड्यूस करेगा, वो जनरल आइडिया प्लेस करेगा, जो इंट्रोड्यूस करेगा कुछ इंफॉर्मेशन प्लेस करेगा, और अगर ऐसा होता है तो वही सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है। अब देखिए यहाँ से नाउन से स्टार्ट होगी बात, दिस है, दिस इज बिकॉज़ कब आता है, क्योंकि आगे फिर लिखा हो। इसका मतलब ये कहेंगे इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। यहां देखिए द प्रॉब्लम हाउएवर कंजंक्शन है, कंजंक्शन यहां पे नहीं आ सकता। कंजंक्शन हाउएवर कभी-कभी सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं बट क्या है, बट एक मतलब कंजंक्शन है, तो ये सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। मतलब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, सीधे ऑप्शन बचा कौन है, सी। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। लिखा अनएम्प्लॉयमेंट एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, यही था, अनएम्प्लॉयमेंट एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जाते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा तो हो गया, इसमें लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट में आप देखते हैं कि एक कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने का काम करता है। अब आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, पॉपुलर बिलीफ के ऑपोजिट अगर हम बात करें तो एक आप क्या वर्ड था, बिलीव्ड था ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ बिलीव, इसका मतलब सिंगुलर वर्ड आपको मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे एक दूसरे को साथ में रखते हैं, इसका मतलब कंप्लीट है कि पहला सी था सेकंड एफ होने वाला है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि अगर हम कॉन्ट्ररी करें, पॉपुलर बिलीफ की ऑपोजिट बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा खराब नहीं होता है ना। इनफैक्ट क्योंकि मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट के अनुसार अगर हम जाए तो यह एक इनएविटेबल मतलब जरूरी है, एक ऐसी बुराई है जिसकी आवश्यकता होती है किसी भी इकोनॉमी के नाम पे, इकोनॉमी के लिए। मतलब आपको क्या करना है, एफ के बाद पी लिखना है, ऐसे करके आपको प्लेसमेंट करना है। और यहाँ एक्सप्लेन करता है दिस इज बिकॉज़, ऐसा इसलिए है कि यह हेल्प करता है इन्फ्लेशन को बचाने में, और रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर को क्या करता है, मार्केट में लाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर से यहाँ तक का जो वर्ड है कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ड मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें डी के बाद बी का आना जरूरी होगा। इसके बाद क्या बचा हमारा, उसके बाद बचा ई। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो आसानी से बना सकते हैं। अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बातें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।